यूपीएससी हिंदी वॉइस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे उत्तर लेखन प्रोग्राम सफलता सीरीज की तीसरी क्लास है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इस क्लास में हम उत्तर की संरचना के बारे में सीखने वाले हैं। उत्तर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और किस में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, कहाँ गलतियाँ होती हैं, उन चीज़ों को देखेंगे। और सबसे पहले देखिए, इसके साथ हम आपको बताना कि 2 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने। तो अगर आपके पास अभी कॉपी पेन ना हो तो कॉपी पेन ले लें और साथ में नोट्स बना दे जाएं। 2 आंसर्स जो लिखवाए जाएंगे उनको लिखें आराम से, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। उससे पहले कुछ बेसिक्स आपको रूल्स मान सकते हैं आप आंसर्स के लिए, वो रूल्स लिखवाना है, तो इसलिए तैयार रहें। अब रूल्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका थीम है लर्न एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले हम लर्निंग करेंगे। लर्निंग का मतलब होता है कि आंसर्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और फिर हम डायरेक्ट 2 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए है क्या, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक मूल मंत्र बताया था, तो उसी मूल मंत्र में सेकंड पॉइंट डालेंगे आप और फिर लिखेंगे। अब आपका हेडिंग होगी उत्तर लेखन में आने वाली नियम, या कुछ भी हेडिंग जो आपको डालना है वो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए मूल मंत्र में कि इंट्रो, किसी उत्तर में इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन तीनों को होना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए पहले, इसको आराम से समझ जाएंगे हम। सेकंड है डिमांड को फुलफिल करना होता है, उत्तर की मांग को पूरा करना होता है। या आप इसको ले सकते हैं कि उत्तर के अनुरूप, उत्तर की मांग के अनुरूप आपको उत्तर लिखना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना है इसको। तो तीसरा लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें और साथ में अंडरलाइन करें। ये हो गई ओवरऑल क्वेश्चन और आंसर की बात। अब हम चलते हैं इंट्रो पर को लेकर, इंट्रो को लेकर चलते हैं। देखिए, अब इंट्रो पर बात करते हैं हम एक बार कि इंट्रो क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे इसमें, जो मूल मंत्र में हमने आज लिखा है कि किसी भी उत्तर में इंट्रो, मेन पार्ट और कंक्लूजन को होना जरूरी नहीं। देखिए, क्वेश्चन की डिमांड के अनुरूप देखना होता है कि इंट्रो वहां लिखना है या नहीं। क्योंकि देखिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको एक आंसर बताया था, उसमें क्या था, समावेशिता की अभिलक्षण थे, समावेशिता के अभिलक्षण पूछा गया था। अगर हमने समावेशिता के अभिलक्षण लिख दिए तो हमको परिभाषा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समावेशिता के अभिलक्षण होने से ही वो समावेशी या समावेशिता क्लैरिफाई हो जाता है। एक चीज आप समझ गए होंगे कि इंट्रो का होना जरूरी नहीं होता, ये हमको उत्तर की डिमांड के अनुरूप देखना होता। इससे आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब इसमें क्या, मेन पार्ट तो देखिए हर एक आंसर में होता ही है, क्योंकि अगर इंट्रो नहीं हो, कंक्लूजन नहीं होगा तो पूरा आंसर मेन पार्ट पर ही होगा। मेन पार्ट का मतलब क्या होता है, थीम को लेकर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वही मेन पार्ट होता है। और कंक्लूजन जरूरी नहीं कि हर एक आंसर में कंक्लूजन हो, अगर कंक्लूजन नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी ने इंट्रो लिखा है, एक क्वेश्चन दिया हमने आपको, किसी ने लिखा इसमें इंट्रो लिख दिया, मेन पार्ट लिखा है अच्छे से, फिर कंक्लूजन लिख दिया, तो उसको 5 या 6 मार्क्स मिले। और कोई अभ्यर्थी आया जिसको अच्छा उत्तर लिखना आता है, उसको पता है कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की और वो डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तो हो सकता है वो डायरेक्ट आए और पॉइंट टू पॉइंट बुलेट पॉइंट्स में, ये अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये बुलेट पॉइंट्स है। एक चीज और लिख लें आप कि जब भी आप पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको नंबरिंग नहीं करनी है कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे नहीं, आपको बुलेट पॉइंट्स में डालना है ऐसे। तो जैसा हम बता रहे थे आपको कि अभ्यर्थी आया और सीधा बुलेट पॉइंट्स में लिखकर चला गया, तो हो सकता है कि आपको इसमें 4 से 5 मार्क्स में लेते, उस अभ्यर्थियों को भी 5 से 6 मार्क्स मिल जाए। अब आप ये बोलेंगे
कि सर मैंने स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से बनाया था, इंट्रो लिखा, मेन मेन पार्ट लिखा, कंक्लूजन लिखा। अब अंतर कहाँ आता है कि इसमें इंट्रो की डिमांड थी ही नहीं, ना कंक्लूजन की डिमांड थी। इसमें डिमांड थी सिर्फ पॉइंट्स को लेकर, जो उस अभ्यर्थी ने फुलफिल कर दिया था। यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इंट्रो को लेकर। अगर इंट्रो आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? अब इसमें हम दो चीज़ें बताएंगे आपको कि स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हैं, नया उत्तर लिखना सीख रहे हैं, तो किन चीज़ों का याद ध्यान रखें। और जब आप एक बार उत्तर लिखने में माहिर हो जाए तो इसके बाद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बोलते हैं ना, कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो तब कौन सी चीज़ें याद रखना है। तो वही चीज़ बोलेंगे कि इंट्रो का पहली लाइन में लिखिए आप, पहले पॉइंट में, कि इंट्रो या प्रस्तावना कुछ भी लिख सकते हैं आप, इंट्रो लिखिए सीधा, थीम पर ही आधारित होना चाहिए, थीम पर आधारित होना चाहिए। सेकंड है इंट्रो का आकार, या इसके ब्रैकेट में लिख दें शब्द सीमा, संतुलित होनी चाहिए। संतुलित का मतलब क्या है? अब यूपीएससी में हम सिर्फ अभी यूपीएससी की बात कर रहे हैं, अदर एग्जाम्स की नहीं। तो यूपीएससी में देखेंगे तो आपको 10 मार्कर मिलेंगे जीएस में, और 15 मार्कर मिलेंगे। तो 10 अंक वाले क्वेश्चन में आपको शब्द सीमा रखनी है 20 से 25 शब्द। 15 मार्क्स वाले में रखनी है ये 30 से 35, इससे ज़्यादा नहीं। हो सकता है कम हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गए तो यकीन मानिए आपके 1 या 2 अंक कटने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की मेन जो डिमांड होती है, एक चीज़ याद रखें, इस पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं आप, डिमांड सिर्फ मेन पार्ट को लेकर होती है। ये सिर्फ सजावट की चीज़ें होती हैं, इंट्रो या सिर्फ इंट्रोडक्शन देना होता है हमको क्वेश्चंस का, कि देखिए आपने ये पूछा है, हम ये बताने वाले हैं। लेकिन मुख्य चीज़ मेन पार्ट ही होता है, इसलिए मेन पार्ट के वर्ड में कमी नहीं होनी चाहिए, या कंटेंट में कमी नहीं होनी चाहिए। अब इंट्रो पर बात हो गई है, अब चलते हैं हम मेन पार्ट को लेकर। मेन पार्ट में मुख्यतः हमने अभी क्या बताया आपको, जो क्वेश्चंस की डिमांड होता है उसको ही लिखना होता है। अब इसमें भी क्या है, जैसे हमने बताया आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, जब आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं, जब आप हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग को भी बुलेट पॉइंट्स में लिखें। देखिए, एक मिनट आपको बता दें, देखिए ये कॉपी है आपकी। अब आप आंसर लिख रहे हैं तो क्या करेंगे आप, आपने यहाँ से उत्तर लिखना शुरू किया, अब आपका इंट्रो खत्म हो गया यहाँ। जब आप हेडिंग लिखेंगे, अगर हेडिंग लिख रहे हैं तब तब की बात है ये, बड़ी हेडिंग लिख रहे हैं और फिर इसके बाद अगर छोटी हेडिंग लिख रहे हैं, तो निशान ये वाला होना चाहिए, ना कि ये वाला या 2 बिंदियों वाला, ये वाला निशान होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी माध्यम से हैं। इसके बाद अगर आप सब हेडिंग दे रहे हैं तो सब हेडिंग यहाँ से लिखिए। सेकंड जब सब हेडिंग लिखेंगे तो यहाँ से लिखिए। जब आप बड़ी हेडिंग, जो पहला पॉइंट था, आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे तो यहाँ से। यानी ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये कि ये लाइन ऐसे होनी चाहिए। अगर आपने इस स्ट्रक्चर में आंसर लिखा है तो यकीन मानिए +0.5 या 1 मार्क्स आपके बढ़ जाते हैं। क्यों? प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन बोलते हैं आंसर्स को, उत्तर को एक सजावट या आकर्षक कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ हर कोई नहीं बताता। हिंदी माध्यम में तो यकीन मानिए कि यूट्यूब पर इतना अच्छा उत्तर लिखना कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि कुछ टीचर्स को ये पता ही नहीं है, और उनको पता है तो वो बताना नहीं चाहते, क्योंकि इसके पीछे भी उनका उद्देश्य है, अलग अलग उद्देश्य है। सीधा सा माना है कि उनको अपने कोर्स बेचना है। तो चलिए इससे हट के बात करते हैं हम सीधा, कि ये हो गया प्रेजेंटेशन। अब मेन पार्ट में क्या है, आपका संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब क्या है, अब ओवरऑल आंसर्स का लिमिट क्या होनी चाहिए, ओवरऑल लिमिट क्या होनी चाहिए आंसर्स की, शब्द सीमा लिखते जाइए साहब में आप, कि पूरे उत्तर की शब्द सीमा क्या होनी चाहिए। तो 10 मार्क्स में होनी चाहिए आपकी 150 शब्द दिए होते हैं, 20 अंक में 250 शब्द दिए होते हैं। इसमें लेना है आपको 140,
इसमें लिखना है 230, इतने। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि इतना होना चाहिए। लेकिन एक चीज का याद या ध्यान अभी रखें आप, अगर आप उत्तर लिखना सीख रहे हैं तो इस चीज को भले ही लिख लें आप, लेकिन इस चीज को अभी अप्लाई ना करें। अगर इस चीज को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर्स की फॉर्मेटिंग है वो बिगड़ जाएगी, आपको कंटेंट याद ही नहीं आएगा, कंटेंट या तो कम रह जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा, डिमोटिवेशन हो जाएगा। इसके कारण आप ज़्यादा आंसर्स लिखेंगे ही नहीं। तो शब्द सीमा कब ध्यान रखना है आपको, जब आप स्टार्टिंग से, अगर आप आज पहला आंसर लिख रहे हैं तो आप मिनिमम 30 आंसर लिखिए, इसके बाद आप जाए शब्द सीमा को लेकर। अब क्या रहे, याद रखें समय सीमा, समय सीमा भी 30 आंसर लिख लें, इन्हीं 30 आंसर्स को लिख लें, उसके बाद सब समय सीमा आपको याद रखना है। समय सीमा सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, सभी टीचर्स ने आपको बताया होगा 7 मिनट। कुछ टीचर्स हो जाते हैं 7.5 मिनट, लेकिन टारगेट आपको 7 मिनट का रखना है, तभी आप यहाँ आके 20 क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे, वो भी आधा अधूरा। यकीन मानिए कि अगर आपने 7 मिनट में भी लिख दिया है, तब भी हो सकता है जब आप पूरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब आपके माइंड में कौन सा कंटेंट आता है कौन सा नहीं। तो 20 क्वेश्चंस में से 1 या 2 क्वेश्चन अधूरे ही रह जाते हैं, हो सकता है आप उसमें 2 या 3 पॉइंट लिखें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमने पहली वीडियो डाली थी, टेस्ट सीरीज VS आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग। तो चलिए, अब हो गई संतुलन की बात, मेन पार्ट में क्या लिखना है। अब मेन पार्ट में, मुख्य पार्ट में थीम से रिलेटेड क्या लिखा जाता है, ये आप सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि इस पर कोई सिद्धांत नहीं होता कि मेन पार्ट में क्या लिखना है। अब आते हैं शब्दों की, जो शब्द सीमा की जो क्या होती है, जब 30 क्वेश्चन आप लिख लेंगे, अब शब्द सीमा पर ध्यान कैसे रखना है, शब्द सीमा पर ध्यान कैसे रखेंगे, जब आप आंसर लिखते हैं, मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, ये लाइनिंग में लिखते हैं आप। अब एक लाइन में आप कितने शब्द लिख पा रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी बड़े अक्षर बनाते हैं, तो हो सकता है 4 या 5 शब्द ही आ पा रहे हैं, कि 5 शब्द आ पा रहे हैं। तो इसके अंदाजा लगाएं यहाँ से, और फिर देखें कि आपके पास 2 पेज हैं, क्योंकि 10 मार्क 10 मार्कर लिख रहे हैं आप, तो आपके पास 2 पेज हैं, तो आप कहाँ तक आ पा रहे हैं। फिर उसको काउंट कीजिए एक बार, और फिर देखिए कि मेरी जो 140 की जो सब टारगेट है वो यहाँ तक पूरा हो पा रहा है। तो टारगेट रखिए, हर बार आंसर्स को यहीं पर खत्म करने की कोशिश करें। और बहुत से अभ्यर्थियों को क्या होता है, एक ही लाइन में 9 या 10 आ जाते हैं शब्द, तो उस आधार पर अपनी लिमिट बनाएं। ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें आपको जो अभी हमने बताई नहीं है, कि ज्योग्राफी में मैपिंग कैसे करना है, मैप कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, पॉलिटी में आर्टिकल डालना है इंट्रोडक्शन में। ये चीज़ें कब की होती हैं, ये चीज़ होती है जब आप एक बार आंसर लिखना सीख जाते हैं, आंसर का इम्प्रूवमेंट होता है तब। लेकिन अभी हम आंसर लिखना सीख रहे हैं, ना कि इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट हमारी नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस में होगा, लेकिन अभी आपके लिए महत्वपूर्ण यही है जो हम आपको बता रहे हैं। तो सीधा चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हमने बेसिक चीज़ें लिख ली हैं, अगर आपने नहीं लिखी हैं तो वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार सभी पॉइंट्स को लिखिए, और इसके बाद वीडियो को आगे देखिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता के अंत तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का। सबसे पहले हमने क्या पॉइंट बोला था आपको, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो 18वीं शताब्दी के मध्य से, अब 18वीं शताब्दी का मध्य क्या होता है, अभी क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी बोल रहे हैं ना, लेकिन चल क्या रहा है, अभी 2000 चल रहा है। तो 1750 से लेके कब तक, मध्य से लेके कब तक, अंत तक, स्वतंत्रता के अंत तक, यानी 1947 तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। एक चीज और बता दें आपको, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां से रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 2 या 3 वर्षों में रिपीट होता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लें। अब इसमें क्या क्या पढ़ना होता है वो आपको अपने क्लास नोट्स में आपके टीचर ने बताया ही होगा।
नीतियों के विभिन्न पक्षों का, ये क्या लिखा है, विभिन्न पक्ष, सभी पक्ष उठाने, ना कि इसमें एक पक्ष उठाना का समालोचनात्मक परीक्षण। हमने आपको बताया था कल टेल वर्ड में कि समालोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखना होता है। 1 मिनट में आपको बता दें कि इसमें प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स दोनों आएंगे। परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पीवाई की क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के 2014 का। अब इसमें इंट्रो कैसे लिखना है, अब इसमें आप इंट्रो लिख सकते हैं। इंट्रो में क्या लिखेंगे आप, सीधा सा लिखेंगे, तैयार रहे लिखने के लिए। इंट्रो में आप लिखेंगे कि अंग्रेजों की मानसिकता औपनिवेशिक थी, इसे दादा भाई नौरोजी की किताब अनब्रिटिश रूल इन इंडिया और रमेश चंद्र दत्त, या उनके आगे अर्थशास्त्री लगा लीजिए, अर्थशास्त्री रमेश चंद्र दत्त की बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आधार पर देखा जा सकता है, उनकी आर्थिक नीतियों को पर देखा जा सकता है। अब मेन पार्ट में अब मेन पार्ट पर आते हैं। सीधा सा हमने 2 लाइन में सिर्फ इसमें हमने फैक्ट भी दे दिए, दो फैक्ट्स दे दिए हमने इसमें, और 2 फैक्ट्स का मतलब होता है आपका इंट्रो मजबूत हो चुका है, प्लस पॉइंट्स में चल रहा है आपको भी। अब मेन पार्ट में क्या लिखेंगे आप, अब आपको इस आंसर में हम 2 या 3 तरीका भी बताएंगे कि इस आंसर को कैसे लिखा जा सकता है। अब आप इसमें लिखेंगे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को इस प्रकार देखा जा सकता है, इसको सीधा सा लिख लीजिए, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को इस प्रकार देखा जा सकता है। देखिए इसमें लिखिए कृषि में, अंग्रेजों द्वारा कृषि में कर व्यवस्था के लिए जमींदारी व्यवस्था या बंदोबस्त व्यवस्था अपनाई गई, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिला। अब इसमें क्या लिखेंगे, जैसे किसान दुर्दशा, इसमें उदाहरण लिखिए सीधा, उदाहरण किसान दुर्दशा, अकाल, भूमि अधिग्रहण करना गरीब किसानों से, ये हो गया। कृषि में सेकंड पॉइंट लिखिए, ये हेडिंग थी आपकी, इसमें बुलेट पॉइंट डाल दीजिए। इसमें बुलेट पॉइंट में आपने क्या लिखा, व्यवस्था लिखी, जमींदारी व्यवस्था। सेकंड पॉइंट, नील की खेती करने को बाध्य किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप की मांग को पूरा करना था। इसका प्रभाव नकारात्मक रूप से देखने को मिला, जैसे में क्या लिखेंगे आप कि खाद्यान्न आपूर्ति पूरी ना हो सकी, भारतीयों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति पूरी ना हो सकी, कॉमा लगाइए। इसके बाद लिखिए मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हुआ, आपने 2 पॉइंट डाल दिए हैं। इसको 10 मार्कर मानकर चल रहा है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है ये 10 मार्कर में पूछा या 15 मार्क्स में, अभी 10 मार्कर मानकर चल रहे हैं। अब औद्योगिकरण नीतियों अंग्रेजों द्वारा भारत को मुख्यतः आयातक, यानी इंग्लैंड की दृष्टि से आयातक के रूप में देखा गया, यानी कि कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखा गया, ऐसा भी ले सकते हैं, कच्चे माल के स्रोत के रूप में देखा गया। इससे भी कच्चा माल इंग्लैंड को निर्यात करते थे तथा वहां से विनिर्मित, वर्ड ऐसे ही लिखिए आप, विनिर्मित वस्तुओं का आयात करते थे। इसका प्रभाव देखने को मिला कि लघु एवं कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। ये क्वेश्चन आपका 2024 के मेंस में, 2006 के प्रीलिम्स में ये लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास पूछा जा चुका रहा, ध्यान रखिए इस चीज को। 1 मिनट,
अब ये हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका। आधारभूत संरचना में आइए अब। आधारभूत संरचना में आप क्या लिखेंगे? अंग्रेजों द्वारा अपनी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु रेलवे, सड़क, पत्तन यानी बंदरगाह आदि का निर्माण किया गया, जिसका प्रभाव भारतीयों पर सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है। अब यहाँ रुकिए 1 मिनट और देखिए, इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से लिख सकते थे। हम डायरेक्ट लिखते यहाँ पर कि आर्थिक नीतियों के कुछ सकारात्मक रूप या सकारात्मक पहलू, और यहाँ पर लिखते थे हम नकारात्मक पहलू, या पहले लिखते थे हम नकारात्मक, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से संबंधित आर्थिक नीतियाँ रिलेटेड है। तो ज़्यादातर आर्थिक नीतियाँ, इसमें 90% आपको आर्थिक नीतियाँ हैं वो नकारात्मक देखने को मिलेंगी। जो 10% नीतियाँ हैं, इसको एक बार, अब क्या था इसमें, हाँ, जो 90% आर्थिक नीतियाँ थी वो नकारात्मक थी। जो 10% आर्थिक नीतियों का जो हम पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो भी इसका बाई प्रोडक्ट था कि उन्होंने हमको फायदा पहुंचाने के लिए ये नीतियाँ नहीं बनाई थी, उन्होंने खुद को फायदे के लिए ये नीतियाँ बनाई थी, लेकिन इसका इफेक्ट हम पर 10% अच्छा हो गया। तो क्या करेंगे इसमें, हम पहले नकारात्मक प्रभाव डालते, फिर सकारात्मक। कृषि में औद्योगिकरण नीतियाँ, इनको क्या डाल देते हम, नकारात्मक में। ऐसा कर सकते थे हम अगर चाहते तो, लेकिन अब अभी हम जो लिख रहे हैं वो भी सही है, उसको ले जाएंगे हम कहाँ पर, कंक्लूजन में। अगर हम ऐसे लिख रहे होते तो कंक्लूजन हमको थोड़ा कम लिखना पड़ता। अब सकारात्मक में यहाँ लिख सकते थे हम। ये 2 प्रकार हो गए आंसर्स को लिखने के। आधारभूत संरचना में हम लिख दिया रेलवे, पत्तन, ये लिख दिया आपने। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली। अंग्रेजों द्वारा, पॉइंट में लिखिए, अंग्रेजों द्वारा बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की गई। बैंकिंग प्रणाली की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य उनको अपना धन संचय एवं उसकी सुरक्षा करना था। सेकंड, उन्होंने भारत की मुद्रा को पाउंड से संबंधित कर दिया, जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लैंड की मुद्रा पर आधारित हो गई, जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक रूप से दिखा। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे आप? अंग्रेजों द्वारा उनकी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन का प्रमुख उद्देश्य अपने औपनिवेशिक, अब ये औपनिवेशिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए औपनिवेशिक क्या होता है। नहीं तो आप जाइए पहले अपने नोट्स को अच्छे से पढ़िए। नोट्स में नहीं लिखा है तो आप जाइए स्पेक्ट्रम उठाइए, उसमें आपको टॉपिक मिलेगा औपनिवेशिक चरित्र वाला, आर्थिक नीतियों में मिल जाएगा आपको। तो औपनिवेशिक क्या होता है वहां पर आपको समझ में आएगा कि औपनिवेशिक किसे कहते हैं। औपनिवेशिक की भी एक परिभाषा होती है, उस परिभाषा को आपको पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आएगी औपनिवेशिकता क्या होती। अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए किया गया था, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। अब इसमें डालेंगे आप जैसे अकाल, ये कंक्लूजन लिख रहा है आपका, अकाल, मुद्रा में गिरावट, खाद्यान्न में कमी आदि। हालांकि कुछ
सकारात्मक पक्ष भी देखे जा सकते हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना का निर्माण। परंतु यहाँ पे लिखेंगे आप, परंतु यह भी उनकी औपनिवेशिक हितों के उद्देश्य का औपनिवेशिक हितों के उद्देश्य का सह उत्पाद के रूप में ही था। अब ये क्वेश्चंस आपका पूरा हो चुका है। इसमें हमने प्लस पॉइंट्स बता दिए, माइनस पॉइंट्स बता दिए, एक अच्छा इंट्रो लिख दिया, इंट्रो में 2 फैक्ट्स आ गए, कंक्लूजन लिख दिया, कंक्लूजन को हमने बैलेंस्ड बनाया, और रियलिटी जो थी, जो रियलिटी हमको लिखनी थी, वो रियलिटी इसमें आ गई। अब एक चीज़ का ध्यान रखें आप, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा ये गलती करते हैं कि वो लिख देते हैं। ये सिर्फ हमने समझाने के लिए आपको लिखा है कि इंट्रो, ये इंट्रो लिखना नहीं होता है आंसर्स में कि आपने लिख दिया प्रस्तावना। अब फिर लिखा आपने कि मुख्य भाग, ये लिखना नहीं होता है, आपको सीधा आंसर्स लिखना होता है कि इंट्रो लिखा, ये इंट्रो लिख दिया, फिर मेन पार्ट, ना कि आप इसको हेडिंग देकर लिखें कि प्रस्तावना, मुख्य भाग और लास्ट में निष्कर्ष। ये सबसे बड़ा गलत तरीका होता है, क्योंकि आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, जबकि हम निबंध में भी मना करते हैं। जब आप टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि वो तीनों चीज़ों को लिख रहे हैं। वो निबंध में भी ये चीज़ें नहीं लिखती, ये 10th और 12th तक ही सीमित होता है, जबकि उत्तर में तो ये कभी नहीं लिखते, लेकिन निबंध में लिखते हैं हम। जब हम 12वीं क्लास में होते हैं तब लिखते हैं प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। ये आपको निबंध में भी नहीं लिखना है। निबंध से रिलेटेड आपको सही रणनीति चाहिए तो चैनल पर जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर निबंध में 125 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें, ये रणनीति डली हुई है। बहुत ही माइक्रो लेवल पर समझाया है कि कैसे हमको रणनीति बनानी है और कैसे हमको निबंध पेपर की तैयारी करनी है। तो ये आंसर हमारा पूरा लिख गया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमने हिस्ट्री का PYQ देख लिया 2014 का। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, आपको ये क्वेश्चन बता दें, ये क्वेश्चन PYQ का नहीं है, ये हमारी टेस्ट सीरीज जो एथिक्स की सितंबर में हुई थी, सितंबर में हुई थी, उसका क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, अब क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं। सत्यनिष्ठा की अवधारणा का वर्णन कीजिए। सीधा सा उसने पहले ही बता दिया है कि इंट्रो में हमको क्या लिखना है। ये बहुत अच्छी बात हुई इसकी। और भारतीय लोक सेवा में इसकी कार्यान्वयन, ध्यान से पढ़े पूरे क्वेश्चन को। भारतीय लोक सेवा में, सिविल सर्विस में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में बनेंगे आप सभी, संबंधी चुनौतियों की पहचान कीजिए। अब कार्यान्वयन रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, समस्या, अब की पॉइंट्स हम लिखते जा रहे हैं समझने के लिए। इन चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किए जाने वाले उपायों का उल्लेख कीजिए। हम हमको इनके उपाय बताने हैं जिनको लागू किया जा सकता है। अब ये डायरेक्ट अगर चाहता एग्जामिनर, क्योंकि देखिए कैसे भी हमने बनाई है तो हम चाहते तो क्या लिख सकते थे इसमें, चुनौतियों से निपटने वाले उपायों को उल्लेख कीजिए। हम, लेकिन हमने लिखा क्या है इसमें, चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किए जाने वाले, यानी सिर्फ हवाई बात नहीं, जो रियलिटी में हो सकता है, जो संभावित है। अब ऐसा तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि हर एक जो सिविल सर्वेंट है उसके ऊपर एक ड्रोन लगा दो, उड़ता रहे हमेशा और उसको देखता रहे कि ईमानदार है या सत्यनिष्ठा से कार्य कर रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने सीधा बोला है कि लागू किए जाने वाले उपाय, यानी जो संभव दिखते हैं वो। अब आपको क्या लिखना है इसमें, सबसे पहले आप आंसर्स को फ्रेम करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने क्वेश्चंस को भागों में बांट लिया, कि हमने इंट्रो में बांट लिया उसको, फिर हमने उसको मेन पार्ट में देख लिया, और फिर हमने देख लिया कि उसके कंक्लूजन में क्या लिखना है। या हमने क्वेश्चन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहले है, एक मिनट,
अब आपका क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट लिखते जाएंगे हम समझने के लिए। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, 3 भागों में है। हम 3 भागों में इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहले एथिक्स में पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आप जो परिभाषा लिखते हैं, आप जो परिभाषा लिखेंगे, अगर संभव हो तो वो किसी आयोग की, किसी समिति की या किसी भी संगठन या संस्थान की परिभाषा हो तो अच्छी बात है। उसका नाम आप साथ में संलग्न कर दें, लिख दें कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, उत्तर लिखिए अच्छे से। सत्यनिष्ठा का अर्थ सिविल सेवकों द्वारा अपने आधिकारिक कार्य और निर्णय निर्माण के दौरान केवल सार्वजनिक हित के आधार पर कार्य करना है। जब आप हेडिंग के बाद, जैसे आपने हेडिंग दी है, इसके बाद एक मिनट इरेज करना है पूरा, हाँ, अब आपने हेडिंग दी यहाँ पर, तो जब आप परिभाषा लिखते हैं किसी भी संगठन, जैसे हमने आपको बताया किसी संगठन, समिति, संस्थान की या आयोग, तो इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना है, फिर लिखे हैं यहाँ से ये सत्यनिष्ठा का अर्थ। जब आप अंत देते हैं उस परिभाषा का तो उसको फुल स्टॉप लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें। ये आपकी हो गई परिभाषा, यानी आपने फर्स्ट पार्ट को खत्म कर दिया है। का वर्णन कीजिए, अवधारणा का वर्णन कीजिए। आपने अवधारणा का वर्णन कर दिया है कि ये होता क्या है। अब भारतीय लोक सेवा में इसकी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ क्या है, आप सीधा से क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि भारतीय लोक सेवा में इसकी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को इस प्रकार देखा जा सकता है। लिखिए सीधा इसको कि भारतीय लोक सेवा में इसकी कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को इस प्रकार देखा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट में हेडिंग डालिए भ्रष्टाचार। भारतीय प्रशासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण, लिखिए सीधा कि भारतीय प्रशासन प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में समस्या होती है। अब इसमें कोई भी एग्जाम्पल डाल दीजिए आप साथ में। एग्जाम्पल क्या डालेंगे आप, जैसे कि झारखंड की एक आईएएस थी, नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा उनका, उनके घर से लगभग 200 करोड़ रुपए मिले थे, शायद उनमें से 20 करोड़ कैश मिला। उनका नाम डाल दीजिए सीधा सा। तो एक कोर्ट ने भी बोल दिया था कि भ्रष्टाचार है, इसलिए आप डाल सकते हैं। सेकंड, राजनीतिक हस्तक्षेप। भारतीय प्रशासनिक सेवा में समय समय पर या विभिन्न माध्यमों के कारण या विभिन्न माध्यमों से राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिलता है, जिससे सिविल सेवक सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में या सिविल सेवकों को सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने में समस्या होती है। जैसे बार बार स्थानांतरण, उनका प्रमोशन रोक देना, या आप एग्जाम में लिख दीजिए। अगर आपको कोई याद आ रहा है किसी, देखिए हमने अपने चैनल पर 20 या 25 ऐसे ऑफिसर्स के नाम डाले थे जिनको आप इसमें कोड कर सकते हैं। तो जाइए वहाँ पर और उनको देखिए, उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट है आपका, ये 10 मार्कर है, क्योंकि एथिक्स में आपको 10 मार्कर मिलेंगे, क्योंकि 20 अंक में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो तो सिर्फ केस स्टडी है, तो 10 मार्कर है, तो ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते इसमें। पारदर्शिता में कमी। सिविल सेवा में कई कार्य अभी पारदर्शी हो गए हैं, लेकिन किन्हीं मामलों में पारदर्शिता संभव नहीं होती, क्योंकि कुछ निजता का भी ध्यान रखना होता है, जिससे सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी के साथ कार्य करने में चुनौती
या बाधा देखी जा सकती है। चौथा पॉइंट, इसमें पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं, आप चाहे तो पूरे पॉइंट्स लिख सकते हैं ये पांचों, या 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। निजी भय, सिविल सेवक को निजी तौर पर किसी हितैषी, हितैषी का मतलब ये नहीं है कि इसका हितैषी सिविल सेवक का, किसी केस से रिलेटेड, किसी केस संबंधित हो सकता है इसका हित हो वहां पर, और वो केस को हैंडल कौन कर रहा है, ये सिविल सेवक को निजी तौर पर भय या डर दिखाना। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि गोली चलवा दी, या परिवार से रिलेटेड कोई धमकी दे दी, कौन आया और धमकी दे दी, ये देखा जा सकता। अब पांचवा पॉइंट क्या है, प्रोत्साहन की कमी। कई बार क्या देखा गया है, आज तो देखिए देखिए अब समय है सोशल मीडिया का, तो ये समस्या इतनी ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। एक समय था जब सिविल सेवक के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही था कि किसी बड़े नेता के पास जाए और उससे वो अपेक्षा करे कि वो ईमानदारी पूर्वक उसका साथ दे, जो कि 90% में ये फेल होता था। 90% चीज़ें देखें तो 10% ही ऐसे नेता थे और हैं कि जो ईमानदारी को प्रोत्साहन करते थे। लेकिन आज क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी हम आंसर से थोड़ा हटकर बात कर रहे हैं, क्या है अभी है कि वो सीधा सोशल मीडिया पर आ सकता है, कोई पोस्ट डाल सकता है, उस पोस्ट के माध्यम से उससे हजारों लाखों यानी यहाँ तक कि करोड़ों लोगों तक उसकी ये बात पहुंच सकती है। फिर लोग उसका साथ देते हैं सोशल मीडिया पर, हो सकता है कि उस सड़कों पर ही उतर आए। ऐसा कहाँ हुआ था, ऐसा हुआ था मिर्जापुर यूपी में, ऐसा हुआ था असम में। असम में क्या हुआ था, उनके स्थानांतरण को लेकर, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ के आईपीएस थे, उन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो एक प्रमुख नेता थे उनका निजी कार्य करना, या समझ लीजिए कोई भी ऐसा कार्य था जो नियमों के तहत सही नहीं था, यानी इलीगल था, अवैध था, उसको करने से मना कर दिया था। तो जब उनका स्थानांतरण हुआ तो असम के लोग, वहाँ पर एक शहर का नाम है जो भी याद नहीं कर पा रहे, शायद, ठीक है अब मान कर चलिए एक क्षेत्र था, वहां पर लोग सड़क पर आ गए थे, उन्होंने सिर्फ डाल दिया था कि मेरा स्थानांतरण हो रहा है, सिर्फ इतना डाल दिया था, लोग समझ गए ये क्या समस्या है। अब लेकिन उस समय क्या था, प्रोत्साहन की कमी, तो प्रोत्साहन मिलता ही नहीं था, यहाँ तक कि प्रोत्साहन की बजाय उनका प्रमोशन रोक दिया जाता था, या या उनकी जो पद था उसको घटा दिया जाता था। कि मान लीजिए वो एसीपी बन गए हैं, सॉरी डीसीपी बन गए हैं, तो डीसीपी सीधे उनको डाल के एसीपी बना दिया, प्रोत्साहन। अब इसमें आप एग्जाम्पल क्या डाल सकते हैं, आर श्रीनिवासन का बार बार स्थानांतरण, ये आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं आर श्रीनिवासन। और इसमें एक चीज और याद रखिए एथिक्स में, अगर आज भी आप अशोक खेमका जी का नाम लिख रहे हैं तो छोड़ दीजिए नाम लिखना। ऐसा नहीं है कि उनके कार्य कम हो गए, कार्य कम नहीं हुए, बल्कि हर एक स्टूडेंट इन्हीं का नाम लिख रहा है। अगर 15,000 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से 13,000 स्टूडेंट या 10,000 स्टूडेंट्स इन्हीं का नाम लिख रहे हैं। इसलिए हमने आपको अलग से एक लिस्ट दी थी ऑफिसर्स की, कुछ समाज सेवकों की लिस्ट दी थी, उसमें बताया था कि ये कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और इनके साथ इनकी स्थिति क्या क्या थी। अब हम आंसर की यहाँ तक आ गए, प्रोत्साहन की कमी तक। नेक्स्ट अब उपाय क्या हो सकते हैं, अब आएंगे हम कहाँ पर, क्वेश्चन के मेन पार्ट पर, या सॉरी थर्ड पार्ट पर। चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किए वाले उपायों को लिख लीजिए सीधा सा। आइए सीधे लिखेंगे आप, हेडिंग देंगे उपाय, अब लिखेंगे आप शिकायत निवारण तंत्र। वर्तमान में जो शिकायत निवारण तंत्र है वह सिविल सेवकों के मध्य ही स्थित होता है, जहां पर भ्रष्टाचार या अन्य चीजों की संभावना बनी होती है। तो एक ऐसे शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जा सकती है जिसका सीधा संबंध सिविल सेवकों
से ना हो। या तो मतलब क्या कहने का कि शिकायत निवारण तंत्र जो आज होता है उसमें सीनियर आईएएस अधिकारी तो होते ही हैं, तो इनके हित भी तो होंगे। तो ऐसा शिकायत निवारण तंत्र अलग से स्थापित करो जिसमें यूपीएससी के अलावा और कोई संस्थान हो जो इसकी भर्ती करे, पदावधि वही निश्चित करे, कौन सदस्य यहाँ पर है, योग्यता का निर्धारण वही करे। यूपीएससी के अलावा अभी डीओपीटी काम करता है इसमें, वो नहीं। तो अलग से होना चाहिए, शिकायत निवारण तंत्र का स्थापना होनी चाहिए जिससे पारदर्शिता पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व स्थापित किया जा सके, सीधा सा। सेकंड, योग्यता आधारित पदोन्नति हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम के अकॉर्डिंग कि 10 वर्ष हो गए इस ऑफिसर को तो इसकी पदोन्नति कर दी जाए। जो जैसा कार्य कर रहा है कार्यशैली के आधार पर, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिविल सेवकों की कार्यशैली और योग्यता को आधार बनाकर पदोन्नति की जानी चाहिए। जन जागरूकता हेडिंग दी आपने बुलेट पॉइंट्स में, इसमें क्या लिखेंगे आप कि जन जागरूकता के लिए समय समय पर सेमिनार आदि का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे वो सिविल सेवा में या सिविल सेवकों द्वारा सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन दें एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को डिजिटल माध्यम में न केवल सरकार के समक्ष बल्कि जनता के समक्ष भी उपलब्ध करवाकर, जिनको उपलब्ध किया जा सकता है, इसमें ब्रैकेट में लिख दीजिए, जिनको उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी रक्षा संबंधी नहीं है। मान लीजिए रक्षा संबंधी कोई मामले हैं तो उनको तो आप प्राइवेट रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिनको उपस्थित किया जा सकता है या प्रेजेंट किया जा सकता है, उनको जनता के समक्ष भी उपस्थित कीजिए। तो इतना आपका हो गया। अब इसमें कंक्लूजन की जरूरत बची ही नहीं, क्यों आपने तीनों पॉइंट्स पर बराबर बात कर ली है और आपका आंसर पूरा हो गया है। आपने अच्छा आंसर लिखा यहाँ पर। आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको इसमें ये बता दो। आपने 2-3% सुधार के अनुसार लिखी तो आपको 1 से 1.5 या 2 अंक यहाँ पर मिल जाएगी। मेन पार्ट में गए आप तो ये 2 पार्ट में बांटा हुआ है, दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपने अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखा और उसको क्लेरिफाई किया, डिफाइन कर दिया कि कैसे कैसे समस्या आती। तो 3 अंक आपको यहाँ मिल गए, 2 यहाँ मिल गए, तो कितने हो गए, 5 अंक हो गए। अब उपाय लिख दिए आपने। उपाय अगर आप सीधे लिख देते, सीधे सीधे आप लिख देते कि पारदर्शिता को बढ़ावा देना, और होता क्या है स्टूडेंट्स का नॉलेज कम या आंसर लिखना नहीं आता, तो वो क्या लिख देते यहाँ पे कि सिविल सेवकों द्वारा या सरकार द्वारा सिविल सेवा में पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन उसने ये बताया ही नहीं कि पारदर्शिता को बढ़ावा कैसे देना है। आपको यहाँ पे बताना है ना कि करना क्या है, ये नहीं कि सिर्फ कर देना है। जन जागरूकता को बढ़ावा देना, सिर्फ यही लिख दिया, सीधा बुलेट पॉइंट डाला, जन जागरूकता को बढ़ावा देना। आपने आंसर सही लिखा लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर आपको जहाँ देखिए उस उपाय वाले में मिल जाएंगे आपको 2 अंक। तो मतलब आपको 7.5 अंक या 2.5, तो 7.5 तक आपको यहाँ पर अंक मिल जाएंगे। इतने अंक आपको मिल गए, 7.5। अगर आपने सीधा लिखता कि शिकायत निवारण तंत्र का स्थापना होनी चाहिए, तो एग्जामिनर के मन में सीधा आएगा उसके मन में कि शिकायत निवारण तंत्र तो पहले से उपस्थित है, तो शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना कैसे की जाए, तो वो यहाँ पर आपका यहाँ पे आपका मार्क कट कर देगा। तो यहाँ पे आपके मार्क्स कट हो गए। तो जहाँ आपको 7.5 अंक तक मिल रहे थे 10 मार्क में से, तो यहाँ पर आपको 3 से लेके 4, बस इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकते। तो हमने 2 आंसर्स आपको लिखकर बताए, आपको लिखवाए, आपको बताया कि इंट्रो में क्या लिखना था, इस आंसर को 2 प्रकार से कैसे लिखा जा सकता था, मार्किंग कैसे होती, आपको कुछ नियम बताए। तो ठीक है, इस क्लास को हम अपनी ओर से समाप्ति देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ अलग क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन उठाएंगे हम। क्या क्या करने वाले हैं आपको बता दें, अभी इकोनॉमी के क्वेश्चन उठाएंगे।
इकोनॉमी क्वेश्चन उठाएंगे। आज हमने एथिक्स को उठाया, पॉलिटी के क्वेश्चन उठाएंगे, पॉलिटी की क्वेश्चंस, सोसाइटी के, यानी अलग अलग सब्जेक्ट के। अब इसमें अंतर क्या होता है, इकोनॉमी क्वेश्चन में अंतर होता है, पॉलिटी क्वेश्चन में अंतर क्या होता है, ज्योग्राफी में अंतर होता है। अब कुछ मूलभूत नियम भी लिखवाएंगे उसमें, कि जैसे हमने आज आपको सिखाया कि आंसर्स को लिखा कैसे जा सकता है। अब अगली कुछ क्लासेस में हम आपको सिखाएंगे आंसर्स की इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। जैसे कैसे कि ज्योग्राफी में जो टीचर है, एक हमने पूछा था उनसे, उनका ऑप्शनल ही ज्योग्राफी था, 2 बार इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था उन्हें, और 5 बार मेंस। इतना उनको एक्सपीरियंस था, उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफी में एक ही चीज़ है कि अगर मैप, अगर उसमें आ रहा है तो मैप डाल दीजिए। तो इन चीज़ों को सिखाएंगे आपको कौन सी क्लास में, नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस में। पॉलिटी में, पॉलिटी का जब आप किसी भी मुद्दे पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर वो किसी आर्टिकल से रिलेटेड है तो डाल दीजिए उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद इतने के अनुसार। अब क्या, सोसाइटी, सोसाइटी में क्या होता है, इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस में आपको क्या करना होता है, इसमें होते डाटा कि जैसे क्राइम ब्यूरो के अनुसार इतना डाटा आया है। अभी आया है कि असमानता, ये इकोनॉमी का फैक्ट आ जाए कि असमानता के लिए क्या रहेंगे आप, ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार इतने इतने परसेंटेज। तो आपको आंसर्स को इफेक्टिव और कैसे बनाना है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, ब्रैकेट कैसे बनाने हैं कि आंसर्स को ऐसे लिखना है, ना कि सिर्फ पॉइंट्स में। आपने देखा हुआ एथिक्स में टॉपर्स कॉमी में को वो ऐसे लिखते हैं। अब ये कितने टाइप से बनाया जा सकता है, ये सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली क्लास में।